का स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2024 के चुनावों की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के बीच जाकर उनसे रूबरू होने की कवायद में लगी हुई है, जिससे जनता के मन की बात को जाना जा सके। सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश के जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों के सीधे मिलकर उनकी परेशानियां सुन रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी। धनखड़ ने कहा कि जनता चाहे तो पार्टी उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी। अब धनखड़ के इस बयान से राजनीति गर्मा गई। इस बयान पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जब बीजेपी इसे व्यक्तिगत बयान बता रही है, वहीं विपक्ष इसे भेदभाव का नाम दे रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव है और कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में सरकार जहां एक तरफ सत्ता में बने रहने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता में वापसी के लिए हर दांव पेच लड़ा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में जनता का फैसला क्या होगा। पार्टी ने खूब प्यार दिया। चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा दिया कुर्सी 2 बनेगी तो एक खट्टर बैठे और एक न बैठे। गलत तो नहीं है। और कुर्सी धरती है तो ये 2 ही आदमी बैठते हैं। ये पूछ लो पार्टी की मीटिंग मांगने। लेकिन भाई एक नंबर वाले बच्चों पर बैठे जा, जब जनता को आशीर्वाद मिले पार्टी नहीं बैठा सकती। समझ गया? ये एक आदमी को बैठाना है तो बाबा सारंग देव की कृपा भी चाहिए, धार्मिक कृपा भी चाहिए, बाबा मोहन दास की कृपा भी चाहिए और धार्मिक कृपा भी चाहिए। अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो पार्टी वहां भी बैठा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का सवाल है। हमारे हाईकमान माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंच से, हमारे प्रभारी सार्वजनिक मंच से 2024 के बारे में तो स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि आने वाला चुनाव मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना मुझे लगता है किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है, क्योंकि पहले आपको विधायक बनना होता है। आप जब विधायक बन जाते हैं, स्वाभाविक है इस तरह की इच्छा रख के काम करना किसी भी दृष्टि से मुझे लगता है गलत नहीं है। देखिए, धनखड़ जी ने अपनी बात कही है, लेकिन इसमें देखने की बात यह भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कितने वरिष्ठ नेताओं को छोड़ करके, जैसे अनिल विज को जो 6 बार का एमएलए था और इसी तरीके से रामविलास शर्मा जो बहुत सीनियर आदमी थे, उनको छोड़ करके प्रधानमंत्री ने या बीजेपी सरकार ने एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया जो सिर्फ पहली बार एमएलए बना और पहली बार ही मुख्यमंत्री बना, जिनको हम खट्टर साहब के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से ये बीजेपी की ऐसी सरकार है जो एमएलए से सलाह नहीं लेती। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। ओपी धनखड़ का जो बयान सामने आया है और ऐसे में सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है, आप इस बयान को कैसे देखा जाए? वंदना जी, मुझे लगता है कि स्वस्थ परंपरा है और पार्टी में या राजनीति में जो आता है वो अपनी इच्छा शक्ति को रखता है। और यहाँ पर उन्होंने बड़े क्लियरली कहा, एक जन नेता जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में कहा गया और उन्होंने कहा कि 2 तरह की कुर्सी है, मेन 2 कुर्सियां हैं, नंबर 1 की और नंबर 2 की। और आपके यहाँ से मैं पिछली बार चुनाव नहीं जीता था तो पार्टी ने मुझे नंबर 2 की कुर्सी पर बिठाया है, तो वो मैं जनता का साथ मांगता हूँ। हो सकता है पार्टी नंबर 1 की कुर्सी पर भी बिठा दे। तो यहाँ पर ऐसा कोई उनका विषय ये कहने का नहीं था कि जो प्रेजेंट हमारे सीएम हैं उनको हटाकर वो बैठने की बात कर रहे हैं या वो कहीं से असंतुष्टि दिखा रहे हैं। और इच्छा शक्ति रखना राजनीति में कोई गलत बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक स्वस्थ परंपरा की बात है। लोकतंत्र में हर एक का अधिकार होता है, वो अपनी इच्छा भी रख सकता है, इच्छा शक्ति भी जता सकता है। लेकिन एक विषय और भी कहना चाहूंगी शामली जी, मेरी जो पार्टी है बहुत अनुशासित और संगठित पार्टी है और इस तरह के जो मुद्दे हैं वो
जल्दी से जो है कांग्रेस, जैसे अभी मैं देख रही हूँ कमल हांडा जी बहुत मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है कि अरे मजा आ गया, अब तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी पकड़ में आ गई, इनकी बादशाह खिली हुई है। लेकिन एक चीज समझनी होगी कि एक तरफ सिर फोड़ू कंपटीशन है, एक तरफ सिर फोड़ू इनका स्पर्धा है, स्वार्थ को लेकर स्पर्धा है, और एक जगह यहाँ पर एक स्वस्थ कंपटीशन है, वो एक फर्क जरूर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्वस्थ परंपरा का होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त करी है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो एमएलए का भी होता है और पार्टी का भी होता है, पार्टी किसको कहाँ से टिकट देती है और उसके बाद एमएलए मिलकर अपने विधायक दल के नेता को चुनते हैं। तो ये अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी इच्छा को रखना, और उसको आप कहीं सियासत की बात कहें तो मैं इसको कहीं से भी सियासत नहीं मानती। ठीक है वंदना जी, लौटूंगा आपके पास। कमल हांडा जी, आप काफी मुस्कुरा रही थी आप जब वंदना जी बोल रही थी, आपका क्या रिएक्शन है जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, आपका रिएक्शन इस पर? मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं जब मुझे कह रही थी मैं मुस्कुरा रही, ये जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी बोलने के लिए, पहले चेहरा उतरा हुआ था। मैं चंद लाइनों से शुरू करूंगी। एज यूजुअल मैम, बिस्तर से उठकर मंदिर तक को ना जा सका। आप तो टीवी भी देखती है, साथ में आवाज आती है कि नहीं आती? मैं वो नहीं देखती। मैं वंदना जी, बिस्तर से उठकर मंदिर तक को ना जा सका, ख्वाहिश रखते हैं लोग मिट्टी से उठकर जन्नत जाने की। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। धुआं जब कुछ घरों से उठा पूरे शहर पर छाए तो कहना, कुर्सी है तुम्हारी ये देखोगे हर मोड़ पे तो मिल जाएंगी लाशें। ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा, कातिल ही नहीं मिलता। तो मैं अपनी बात इस तरीके से रखना चाहूंगी, ये जो मैं कह रही थी मैं मुस्कुरा रही हूँ मैं, तो इनको भी समझ आया होगा कि क्यों मुस्कुरा रही हूँ मैं। इन्होंने हमारी बात पे जब शैलजा जी कोई बयान देती हैं तो फटाफट ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं उनकी फेवर करने के लिए कि इनके इतने दावेदार हैं, इतने दावेदार हैं। अरे आपके भी तो इतने दावेदार हैं। अब आपकी पार्टी में लोकतंत्र है तो क्या हमारी में नहीं है? आप कहते हैं हर कोई इच्छा रख सकता है, हम भी कह सकते हैं दावेदारी कोई, अभी वेट कीजिए कि दावेदारी कोई भी रख सकता है, ठीक है। तो आपको आज ओपी धनखड़ जी ने, जहां तक मैं याद है मुझे, जब जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ था तो ओपी धनखड़ जी और कैप्टन अभिमन्यु जी ये हरियाणा से गायब हो गए थे, जो अब कह रहे हैं कि मुझे प्यार मिला। अगर जनता का या जनता का क्या तानाशाह के इशारे पर बनेंगे? वो तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी तो तानाशाह नहीं बनाया। पहली बार में एमएलए बने और कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए प्रदेश चला नहीं सकते। जन संवाद इनका कभी जन संग्राम बन जाता है, जन संवाद इनका कभी जन स्वाद अब तो बनने लगा है। तो निकम्मी सर कर नहीं पा रही है, इनको सरकार चलाना आता ही नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये आ तो गई है, जिसे कहते हैं ना दिल्ली के भागो चीखा टूटा, वही हाल इनके साथ हुआ है। और जिनसे गुजरात नहीं संभला वो केंद्र भी क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे? जो गुजरात मॉडल था वही मॉडल देश में लागू करने की कोशिश की, बट फेल्ड टोटली इन एवरी स्टेट। आप मणिपुर ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, कोई भी स्टेट ले लीजिए जो भी बीजेपी शासित हो, दे आर फेल्ड ऑन एवरी ईच एंड एवरी फ्रंट। ईच एंड एवरी फ्रंट बता दें, और किस वर्ग को इन्होंने नहीं सताया है। और चाहे वो युवा वर्ग हो, नौकरियों के लिए लाठियां खाता है, सरपंच मुखर होते हैं वो लाठी खाते हैं, 750 किसानों की शहादत हो जाती है। ठीक है, जो बयान सामने आया उस पर आपका क्या कहना है? कि आपको लग रहा है कि बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है? मैंने तो पहले कहा, जैसे ये हमें आया करती थी ना, औरों को नसीहत आप मियां फजीहत, हमें कहा करती थी कि देखो इनकी पार्टी में सिर्फ डबल हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इनकी बात एक बयान सामने आया है तो इनका मतलब, वैसे इनके और भी दावेदार हैं, आपको सामने जी आपको के शर्मा जी हैं, राविंद्रजीत सिंह हैं, अनिल विज हैं और एक सुधा यादव साहब है, और अब एक छठे दावेदार आ गए हैं। कौन? धनखड़ साहब, मोदी साहब हैं, खट्टर साहब है, बीजेपी है तो मुमकिन है। ठीक है कमल जी, लौटूंगा आपके पास। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत जी, आपका इन तमाम जो प्रकरण है उस पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि जिस तरीके का बयान फिलहाल ओपी धनखड़ जी का सामने आया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आपको लग रहा है कि क्या फिलहाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? और कहीं ना कहीं आप, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी गुटबाजी की खबरें आ रही थी और इसी बीच ऐसा बयान बीजेपी की तरफ से सामने है, ओपी धनखड़ जी का सामने है, आपको लग रहा है इन दोनों परिस्थिति में इसका फायदा इन लोगों को होगा? तो देखिए, अभी आपने शुरुआती जो आपने बाइट चलाई उसमें भाजपा के प्रवक्ता को मैंने ये कहते सुना कि उसके लिए पहले विधायक बनना पड़ेगा, सीएम बनने से पहले।
पहले विधायक बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बातों ही बातों में कटाक्ष और इशारा दोनों कर दे कि हो सकता है कि पहले विधायक ही ना बन पाए ओम प्रकाश धनखड़ जी। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए पहले ये बताएं जनता को इतना कंफ्यूज क्यों किया हुआ है। देखिए, राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, फिर अरविंद शर्मा कहते हैं मुख्यमंत्री वो बनेंगे, फिर रामविलास शर्मा कहते हैं मुख्यमंत्री वो बनेंगे, कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं मुख्यमंत्री वो बनेंगे, अनिल विज कहते हैं मुख्यमंत्री वो बनेंगे। अब ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं तो खट्टर जी का क्या बनेंगे? ये तो बताइए, खट्टर जी क्या बनेंगे? ये सारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन उससे पहले अभी एक बात सर फोड़ने की मैंने सुनी। तो देखिए, सर तो फूटा था महिलाओं का किसान आंदोलन के समय। 4 आशा वर्करों की जान अभी तक जा चुकी है। महिला सरपंचों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। वही महिलाओं का इतना मान सम्मान बृजभूषण ने किया, उतना ही संदीप सिंह ने किया। और मुख्यमंत्री जी तो चंद्रयान 4 पे तक से भेजने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। उसके बाद बड़ी सभाओं में जो जनसभाएं हो रही है मुख्यमंत्री जी की, वहां एक विधवा जिसका जवान लड़का चला गया उसको अपमानित किया गया ये कहकर कि तो सिक्खी सिखाई है। एक महिला ने अपना दुपट्टा उतार के रख दिया। मुख्यमंत्री को ये होना चाहिए था कि ये समस्या आप मुझे बताएं क्या है, मैं इसे गंभीरता से लेता हूं और मान सम्मान उसका देना चाहिए था उसको, लेकिन उसी को कहा भी पुलिस उठा के ले जाओ। तो देखिए, महिलाओं के प्रति एक अजीब सा व्यवहार है, मतलब जो एक बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है आज के दिन। जिस हिसाब से चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो मुख्यमंत्री बनने से पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी को बताना चाहिए था कि जब जाट आरक्षण के समय आप कहाँ चले गए थे, किस बिल में छुप गए थे आप, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, अपनी सरकार के खिलाफ विरोध क्यों नहीं लड़े? जब 750 किसानों की शहादत हो रही थी तब क्यों नहीं लड़े? उनसे ये पूछिए कि आपने C2+50 अभी तक लागू क्यों नहीं किया? आपने कहा था कि किसान की आय दुगनी करेंगे, क्यों नहीं करी? MSP पे कानून क्यों नहीं बनाया? बहुत सी ऐसी बातें हैं। मुख्यमंत्री किस तरफ बोल देना मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हरियाणा की जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा, प्रतिनिधि बनूंगा और उनका नेतृत्व करूंगा, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। और आज प्रदेश के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि जनता नीचे की नीचे जा रही है। आज देश पूरे दुनिया में 127वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय पे है। हमारा 31% निजी निवेश घट चुका है। अमीरों का हम 10,70,000 करोड़ माफ कर चुके हैं। किसानों का हमने कोई कर्ज माफ नहीं किया। जो 2014 में डेली वेजेस की सुसाइड का परसेंटेज था दैट वाज 12% और आज की डेट में 25.9 या 25.10% है। तो ये देखना पड़ेगा कि लोग और किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। किसान कल के नीचे, लेकिन रजत जी, जो बयान ओपी धनखड़ ने दिया है, जो बयान, मेरा सवाल ओपी धनखड़ के बयान पर था, उस पर मेरा ये जानना है कि क्योंकि जिस तरीके का बयान सामने है, एक कहीं ना कहीं टेस्ट जो है उनकी बातों पे नजर तो आ रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर बीजेपी जीतती है, आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, मैं आपको ये बात साफ कर दूं, ये भाजपा के प्रवक्ता बहुत सुलझे हुए हैं। इन्होंने ऐसे ये बात इशारा नहीं किया पहले विधायक बनना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में भाजपा के किसी भी मंत्री की, इंक्लूडिंग सीएम, चाहे वो अभी सुनने में चर्चाएं आ रही हैं, क्या पता वो गुड़गांव आ जाए, क्या पता वो पंचकुला आ जाए लड़ने के लिए, करनाल भी उनका सेफ नहीं रहा। तो अब जब कोई सीट ही नहीं नजर आ रही, सारे मंत्री हार की कगार के ऊपर है, तो भाजपा के लिए तो मुझे लगता है इनमें से कोई चेहरा ही नहीं है। ये चेहरा था लेकिन अब उसका भी बहुत डाउटफुल है कि अभी ये एमएलए भी बनेंगे क्या नहीं। तो पहले विधायक बनना जरूरी है। ठीक है रजत जी, मैं लौटूंगा आपके पास, जरा वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, आपका रिएक्शन इसके साथ ही, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ओपी धनखड़ का ये जो बयान है कई सवाल जो है खड़े करे, और आपने कहा है कि जो एमएलए, वो तमाम एमएलए विधायक जो है मिलकर सीएम बनाएंगे। और अगर अभी ऐसी स्थिति देखी जाए, आपको नहीं लगता है एमएलए या फिर जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं बटेंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और एक स्वस्थ कंपटीशन होना कोई गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज लगातार महिलाओं के बारे में बात हो रही है। मुझे लगता है आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पे कमल हांडा जी बैठी हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार करेंगी कि कहीं ना कहीं उनके भी रास्ते खुले हैं। आज महिला आरक्षण बिल आया है, नारी शक्ति जो बिल आया है, तो मुझे लगता है कि ये आरक्षण जो हमें 27 सालों से जो अटका हुआ था, वो बिल आना और उसको प्रेजेंट करना और उसका पास होना, कहीं ना कहीं
पूरी तरह से ये लोग मान रहे हैं, जिस प्रकार से बार बार श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, तो ये समझा रहा है कि ये लोग जो हैं उनको मान चुके हैं कि अगर इस बिल को कोई पास करवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही पास करा सकते हैं। तो महिलाओं को लेकर मुझे लगता है इनको कुछ कहना नहीं चाहिए। जैसे कह रहे हैं महिलाओं के लिए अजीब व्यवहार है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अधिकार देने का काम भी मेरी सरकार कर रही है। जहां तक इन्होंने अभी मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि तानाशाह के इशारे पर मुख्यमंत्री बनते हैं। मुझे याद है किस प्रकार से भजन लाल जी के नाम पर इलेक्शन लड़कर आए और हुडा जी बने थे। वो कौन से तानाशाह के इशारे से बने थे वो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इनको अपने अलावा शायद इंदिरा गांधी जी किस प्रकार की तानाशाही चलाया करती थी वो शायद ये भूल गई है, लेकिन कोई खातिन को परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये मान ही नहीं सकते कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि जब एक कॉमन एरिया से जो व्यक्ति है, एक कॉमन बैकग्राउंड से उठकर व्यक्ति आता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है या वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये सहन भी नहीं कर सकती हैं। अब ये देखिए, ये कभी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत की दुकान की शटर खुलता है, उसमें से गालियां निकलती हैं। गालियां भी किसकी निकलती हैं? माँ और बहन की। और ये महिलाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। जब शैलजा जी कहती है एक तरफा, जब ये कहा जाता है, शैलजा जी के बयान से सहमत होते हुए किरण चौधरी जी कहते हैं कि पिता पुत्र दिख रहे हैं, निजी पार्टी बनकर रह गई है। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट आती है, खुले सड़क पे एक दूसरे का सिर फोड़ा जाता है और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। मैं यहाँ पर कह रही हूँ, मेरे अभी रजत पंजेटा जी भी पता नहीं किस बात का क्या मतलब निकाल रहे थे, तो आप निकाल सकते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी पार्टी के जितने भी डिसीजन है पंजेटा जी के यहाँ से होते हैं, तो अपने आप बता देते हैं कि जी इसने ऐसे कहा, ये भी बनने को तैयार है मुख्यमंत्री, ये भी बनने को तैयार है। जी ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कमल आंडा जी कुछ कहना चाह रही है। कमल आंडा जी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ये एक सवाल है, क्योंकि वंदना पोपली जी को सुना, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत बयाने, एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो होना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो बात ठीक है, लेकिन फिर ये जब हमारी पार्टी में ऐसा कुछ होता है सब खूब बयानबाजी करती है और खूब मजे लेती हैं। उस वक्त ये ना भूल जाया करें कि अगर कांग्रेस में ऐसी कोई बात होती है तो बीजेपी रेजेस द ह्यू एंड क्राई अननेसेसरीली, नंबर 1। नंबर 2, ये मुद्दे को भटका रही थी, महिला बिल के आरक्षण की बात कर रही थी, इनकी संज्ञान में ला दूं मैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक वो करके हटी हूँ डिबेट इसी पर कि ये लागू होना, एक तो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आप सबको पता है, हरियाणा में भी है और पूरे भारत में भी है, लोकसभा के भी हैं, विधानसभा के भी बहुत सारे राज्यों में हैं। तो ये 9 साल से 9.5 साल से क्या प्रधानमंत्री सो रहे थे जो पहले महिलाओं की जो रिजर्वेशन का बिल नहीं ला पाए, या एक ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि हाँ देखो महिलाएं खुश हो जाएं, क्योंकि वो भी आधी आबादी तो है ही है कि वो खुश हो जाएंगी और वोट देंगी। ये मुगालते में ना रहेंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जनगणना होगी, पहले इसको अप्लाई करने में, जनगणना करने में एक स्टेट में ही आपको बता दूं 1 साल लग जाता है, तो पूरे भारत में जब करनी होगी तो एक तरह से युद्ध स्तर पर भी अगर ये काम करें तो 2029 से पहले ये काम पूरा नहीं हो सकता। यानी कि बिल की इम्प्लीमेंटेशन अगर आप सोचें, यहाँ पर ये कुछ ऐसा प्रावधान लाए कि विद इमीडिएट इफेक्ट ये लागू हो, तब तो माने कि हाँ भाई यहाँ प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, वरना ये तो महिला विरोधी। तो खुद ही आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जरा मुझे 30 सेकंड दीजिएगा श्रावणी जी। इन्होंने महिलाओं पर बात की, कुलदीप सिंह सेंगर ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, हाथरस की गुड़िया जलाई गई, अंकिता को जिस्म फरोशी के धंधे में जो नहीं जाना चाहती थी उसका कत्ल कर दिया गया, कठुआ में 8 वर्ष की बच्ची कन्या, जिसको ये अपने आप को सनातनी कहते हैं, उसको दुष्कर्म किया उसके साथ और उसके समर्थन में रैली निकाली गई। चिन्मय आनंद के बारे में क्या कहेंगी, बृजभूषण शरण सिंह, संदीप सिंह। तो ये महिलाओं की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। और अभी आशा वर्कर, अभी हमारे थोड़ी देर पहले उस पर भी एक डिबेट होकर हटी है कि आशा वर्कर जो है वो कितनी उन्होंने मेहनत करी, उनको एडिशनल काम दिए जा रहे हैं। और जो ये बता रहे हैं कितना झूठ परोसते हैं, जेजेपी के भी जो इनके बैसाखी है बीजेपी के, जी हम 12-14 हजार दे रहे हैं। तो वहां पर उनकी प्रतिनिधित्व कर रही थी जो आशा वर्कर्स का, उन्होंने बताया कि 4,000 हमें स्टेट देता, 2,000 केंद्र से आता है, वो भी बहुत टाइम से नहीं आ रहा है। तो ये महिलाओं के भले की बात जो ये कहती है कि मैं खुश होंगी, मुझे चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं एक ईमानदार इंसान बन के रहूं, एक अच्छा नागरिक बन के रहूं, ईमानदार सच्ची नागरिक बन के रहूं, मेरे लिए वही बहुत है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभा सकूं और झूठ का साथ में कभी ना दूं मैं।
मैं यही कहना चाहती हूँ, इनको बात कन्वे हो जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए वंदना जी को। ठीक है कमल जी, लौटूंगे आपके पास। रजत जी आपका रुख करूंगा। अगर इनेलो की बात की जाए तो इनेलो की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि देखिए लगातार एक बड़ा सवाल सामने ये भी आ रहा है, अभय चौटाला लगातार प्रचार करे 25 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम इनेलो करने जा रही है और ऐसे में तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण भी दिया गया है, कांग्रेस के आलाकमान को भी निमंत्रण दिया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इनेलो जो है फिलहाल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। कोई परहेज नहीं है, ये आपका सवाल, ये सवाल आपका हो गया। कोई परहेज नहीं है। अगर भाजपा जैसा कुशासन और जिस हालात जैसा देश के हो गए हैं, जो एक राजतंत्र का और फैसिज्म जो चल रहा है देश के अंदर, उसको देखिए, उसको समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दलों का ये एक धर्म बन जाता है कि ऐसी जो सरकार है जो बिल्कुल इनसेंसिटिव है जनता के प्रति, जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से करप्शन है, जिस हिसाब से अगर आप बेरोजगारी को ले लीजिए, तेल सीमेंट या सब कुछ महंगा है, जिस तरह से सब कुछ पोर्टल के भरोसे छोड़ दिया गया है, इंटरेक्शन कम हो रही है, कराई जा रही है, उनसे कंट्रोल करने की कोशिश करा जा रहा है, अपनी मर्जी से पोर्टल खोलना, किसानों को मैंने आपको बताया दुर्दशा हो चुकी है। लेकिन उससे पहले यहाँ बहन वंदना पोपली जी बैठी हैं, उन्होंने 2-3 बातें करी हैं, तो मैं उनसे सिर्फ उनसे थोड़ी ये आज जो उन्होंने जब मैंने महिलाओं के बारे में बात करा, तो आपने कहा महिलाओं के लिए वुमेन रिजर्वेशन आप बिल लेके आए हैं, बड़ा इतिहास लेके आए हैं। तो अब पहली बात तो ये अभी से लागू नहीं होगा, नेक्स्ट टर्म से लागू होगा। दूसरा, वुमेन रिजर्वेशन बिल को योगी आदित्यनाथ जी ने ये कांग्रेस का पाप कहकर इसे पाप कहा था और ये पूछा था कि आज देश में महंगाई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि आज देश में चाइना घुसपैठ नहीं कर रहा। उन्होंने ये मुद्दा कहा था आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। उन्होंने सारे मुद्दे गिनाए थे। मुझे नहीं पता आज वो मुद्दे जो पहाड़ 1000 गुना बढ़ गए हैं, ये उन्हें आज क्यों नहीं दिख रहे। और इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को उन्होंने कांग्रेस का पाप कहा। लेकिन थोड़ा सा इस पे ये मेरे पार्टी का व्यू नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल स्टैंड है कि आप महिलाओं को 33% पे रिस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहते हो। आज कोई भी महिला कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। आपने उनको 33% पे अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया ये बिल पास करके, तो यानी वो 33% तक ही रह गई। आज जो है कोई भी महिला कहीं से भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकती है। अगर कोई वाराणसी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो मोदी जी कहां से लड़ेंगे। उनकी गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर, अगर सीट रिजर्व कर दिया आपने महिलाओं के लिए, पहली बात तो दूसरी बात आपको रिजर्वेशन लागू करनी पड़ेगी, सीट्स आपको चिन्हित करनी पड़ेगी रिजर्वेशन के लिए। दूसरा, महिलाओं को पूरी जेंडर इक्वलिटी है, 100% रख के कोई भी महिला कहीं से भी लड़ सकती है, वरना तो आप 33% में आपको लिमिट कर दिया जाएगा ना। आपने रिजर्वेशन कर दी 33%, तो यानी हरियाणा में 3 लोकसभा सीट जो है 10 में से वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई ये बिल आने के बाद। ठीक है ना। अब 3 ऐसी कोई भी सीट रिजर्व हो जाती है, तो आप उनको अभी ठीक है रजत जी, जरा वंदना पोपली जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। वंदना जी, आपने रजत जी को सुना, आपका जवाब दे। नहीं है, ये इस तरह की बात खुद से कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें मालूम है कि किस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट में भी 3rd ईयर में भी महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। और मुझे याद है पिछली बार, अभी इस बार तो 50% है, पिछली बार जब 33% था तो हमारे 40% वुमेन जो है वो चुनकर आई थी। 33% मिनिमम है और ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 33% के बाद वुमेन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। आपको मालूम होना चाहिए 46% जो वुमेन सरपंच है वो चुनकर आई थी। इतना मालूम होना चाहिए था आपको कि 40% वुमेन जो है पिछली बार चुनकर आई थी। ये 33% मिनिमम है, ये तो देना ही है। उसके अलावा बाकी सीट पर भी वो लड़ सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर सुन रही थी, कमल हांडा जी कह रहे थे कि 9.5 साल तक सोए हुए थे आप, 9.5 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं। कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप किस पर प्रश्न उठाते हैं, ऐसे क्यों किया, ऐसे कर सकते थे, समय ये क्यों लिया। अरे आपने तो 70 साल की कमी। चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। वंदना जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल हांडे जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजत पंजेटा जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम बयानबाजी शुरू हो चुकी है और गुटबाजी की अटकलें भी लगातार पार्टियों में तेज हो रही है। फिलहाल देखना होगा कि जनता का अंतिम फैसला क्या होता है। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा